नमस्कार दोस्तों, लर्न विद हरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर को। यह पेपर 2024-25 यानी दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम में आया था। और जैसा कि पिछले एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसके अलावा जीएसटी के 4 वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, जिसमें 2 फर्स्ट पेपर से रिलेटेड हैं, 2 सेकंड पेपर से रिलेटेड हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उन्हें खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज हैज़ बीन सबज्यूम्ड इन द जीएसटी। निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी में शामिल किया गया है? सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी केंद्रीय विक्रय कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैट या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, इनको आपस में मिलाकर वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी के अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी की संरचना और कार्य को रेखांकित करता है? तो देखिए, जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान संशोधन किया गया, उसमें एक नया आर्टिकल 279A जोड़ा गया और इसके अंतर्गत जीएसटी संबंधी सभी कार्यों को करने की अनुमति मिली है और जीएसटी की संरचना और कार्य को 279A के अंतर्गत रेखांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द जीएसटी बिल। भारत में जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा असम। पहला राज्य जो जीएसटी लागू किया भारत में वो था असम। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट अबाउट जीएसटी। जीएसटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं? इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यह गंतव्य आधारित कर है। कोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल शुड बी 50%, जीएसटी परिषद का कोरम 50% होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया है कि केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, सी में दिया है कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, और चौथे में दिया है कि न तो पहला न तो दूसरा, यानी दोनों कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, गंतव्य आधारित कर होने का मतलब है कि माल जहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे जीएसटी लगता है। मान लीजिए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कोई माल आया तो जीएसटी आपका उत्तर प्रदेश में लगेगा, और जीएसटी परिषद में जितने भी मेंबर हैं उसमें से जब 50% मेंबर उपस्थित होते हैं तभी जीएसटी काउंसिल की बैठक को वैध माना जाता है। इसलिए दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स यानी निगम कर, इनकम टैक्स यानी आय कर, कैपिटल गेन टैक्स यानी पूंजी आय कर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, बाकी तीनों आपके डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ अ टैक्स इज जीएसटी। जीएसटी किस प्रकार का कर है? वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य संवर्धित कर, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, या फिर इनकम टैक्स आय कर। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसका नेचर वैल्यू एडेड टैक्स का भी है, लेकिन ये वैल्यू एडेड टैक्स स्वयं में नहीं है। ठीक है, नेचर उसका वैसा है, ऐसे ये अप्रत्यक्ष कर की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन अबोलिश्ड बाय द जीएसटी। निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? सर्विस टैक्स यानी सेवा कर, इनकम टैक्स यानी आय कर, कॉरपोरेट टैक्स यानी निगम कर, या वेल्थ टैक्स संपदा कर। तो देखिए, जीएसटी के अंतर्गत सेवा कर को एबोलिश किया गया है, जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। बाकी आय कर, निगम कर और संपदा कर अभी भी जीएसटी में नहीं आते हैं, ये सब डायरेक्ट टैक्स के नेचर के हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन जीएसटी इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड। कब जीएसटी भारत में लागू हुआ? 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2019 या 1 जुलाई 2020। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर टैक्सड अंडर जीएसटी इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु पर जीएसटी के तहत कर लगाया जाता है? सीएनजी, लिकर यानी शराब, पेट्रोल,
या गोल्ड ज्वेलरी यानी स्वर्ण आभूषण। तो देखिए दो चीज़ें हैं जो जीएसटी से बाहर हैं, एक तो पेट्रोलियम और दूसरा मानव कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल। तो सीएनजी, शराब, पेट्रोल, ये तीनों ही पेट्रोलियम और शराब के कैटेगरी में आती हैं। स्वर्ण आभूषण यानी गोल्ड ज्वेलरी पे जीएसटी लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज नॉट रिलेटेड टू द आईटी। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आईटी से संबंधित नहीं है। आईटी का मतलब इनकम टैक्स, ठीक है। डिस्काउंट यानी कटौती, सिंपल फॉर्म यानी सामान्य प्रारूप, मॉडरेट या असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मॉडरेट जो है ये सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है, इन विच कंट्री वाज द इम्प्लीमेंटेड जीएसटी फर्स्ट। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था। यूएसए यानी अमेरिका, यूके यानी ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या चाइना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लगाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑल इंडिया टैक्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2017। 2017 में जो संसद द्वारा पारित अखिल भारतीय कर है वो कौन सा है। जीएसटी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। 2017 में जीएसटी ही लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। जीएसटी निम्न को छोड़कर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये बात सही है। तंबाकू नहीं, इस पर जीएसटी लगता है। हेल्थ केयर सर्विस यानी स्वास्थ्य सेवाएं, इस पर भी जीएसटी लगता है, इसलिए उपर्युक्त सभी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क यानी जीएसटीएन इंक्लूड्स। वस्तुओं और सेवाओं के नेटवर्क जीएसटीएन के कार्य में शामिल है। फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की सुविधा, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी यानी केंद्रीय एवं राज्य प्राधिकरण को रिटर्न अग्रेसित करना, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी यानी आईजीएसटी की गणना और निपटान करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जीएसटीएन इन तीनों कार्यों को संपादित करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आईजीएसटी इज लेविड ऑन। आईजीएसटी लगाया जाता है इंटर स्टेट सप्लाई यानी अंतर्राज्यीय पूर्ति पर, इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी राज्यों के अंदर की आपूर्ति पर, बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों, या नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आईजीएसटी अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगता है जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राज्यों के अंदर आपूर्ति पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, ठीक है। और यदि यूनियन टेरिटरी में माल सप्लाई हो रही है तो यूटीजीएसटी लगता है एसजीएसटी की जगह पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीएसटी इज पेएबल बाय द रिसिपेंट अंडर रिवर्स चार्ज ऑन। रिवर्स चार्ज के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा जीएसटी का भुगतान किया जाता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज यानी स्पॉन्सरशिप सेवाओं पर, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड्स बाय रेल, रेल द्वारा माल के परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर यानी वायु द्वारा यात्री परिवहन पर, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जीएसटी स्पॉन्सरशिप सेवाओं पर लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 इज। धारा 15 के अंतर्गत आपूर्ति का मूल्य कौन सा होगा। होलसेल प्राइस यानी थोक मूल्य, मार्केट वैल्यू यानी बाजार मूल्य, एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू लेन देन का मूल्य। तो देखिए धारा 15 के अंतर्गत ट्रांजैक्शन वैल्यू को बताया गया है कि इस वैल्यू पे हम जीएसटी को चार्ज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर ट्रैकिंग आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी से निपटने की समय सीमा क्या है। निपटने मतलब उसे एडजस्ट कराने की समय सीमा क्या है। 180 डेज, 1 ईयर, या 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, या नो लिमिट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रिटर्न फाइल करने की जो डेट है या 20 अक्टूबर, दोनों में जो पहले होगा उस तिथि तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं, उसे एडजस्ट करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। निम्नलिखित में से किसे आपूर्ति के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा। जीएसटी, इंटरेस्ट यानी ब्याज, बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
जब भी ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाली जाती है तो उसमें जीएसटी जो लगता है उसे ऐड नहीं किया जाता है, और कोई टैक्स लगता है तो उसे ऐड किया जाता है। इसके अलावा ब्याज या पेनल्टी कोई लगी है लेट पेमेंट वगैरह की वजह से तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, कुल टर्नओवर में शामिल होता है टैक्सेबल सप्लाई यानी कर योग्य आपूर्ति, एग्जम्प्ट सप्लाई यानी करमुक्त आपूर्ति, एक्सपोर्ट यानी निर्यात, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए टर्नओवर का जब भी बात आता है तो उसके कैलकुलेशन में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, करमुक्त माल हो, कर योग्य माल हो या निर्यात हो, तीनों को ही टर्नओवर में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट विच आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, किस इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किस आउटपुट टैक्स देनदारी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है? IGST एंड SGST, CGST एंड IGST, SGST एंड CGST, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। CGST और SGST को आपस में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बाकी IGST के साथ SGST को एडजस्ट किया जा सकता है, IGST के साथ CGST को भी एडजस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर डेबिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट की जाती है? आउटपुट टैक्स, इंटरेस्ट यानी ब्याज, पेनल्टी यानी दंड, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एक अकाउंट होता है हर करदाता का जिसमें आउटपुट टैक्स, ब्याज, दंड आदि सभी तरीके की देनदारियों लेनदारियों का उसमें हिसाब रहता है। अगला प्रश्न है, IGST डील विथ, IGST किससे संबंधित है? कंपोजिशन स्कीम यानी संरचना योजना, टाइम ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति समय, सर्विस टैक्स ऑन इम्पोर्टेड सर्विस, आयातित सेवाओं पर कर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो IGST एक्ट के अंतर्गत इन तीनों चीज़ों के बारे में बात की गई है और भी बहुत सारे प्रावधान दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि IGST इन सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द टर्नओवर लिमिट ऑफ ₹50 लाख फॉर कंपोजिशन स्कीम इज नॉट अप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ, कंपोजिशन स्कीम के लिए 50 लाख रुपए की टर्नओवर सीमा किस राज्य पर लागू नहीं है? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्तर प्रदेश। कुछ राज्यों को विशेष राज्य की कैटेगरी में रखा गया है और वहाँ पे 50 लाख रुपए टर्नओवर सीमा रखी गई है कंपोजिशन स्कीम के लिए, और जो सामान्य राज्य हैं, बड़े साइज के हैं, उनके लिए 1.5 करोड़ की सीमा रखी गई है। तो उत्तर प्रदेश के लिए 1.5 करोड़ की सीमा है, बाकी हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड ये सब छोटे और विशेष राज्य की कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर के लिए वाले लोगों के लिए मान्य है। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन अंडर GST इज नॉट कंपल्सरी टू, GST के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी इनपुट सेवा वितरक, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, या नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इन तीनों ही कैटेगरी के व्यक्तियों को भी GST के अंतर्गत पंजीकरण कराना पड़ता है, यानी इन तीनों में किसी के लिए भी GST के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य न हो ये बात सही नहीं है, ठीक है, सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉल अंडर स्पेशल कैटेगरी गिवन अंडर द आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से एक राज्य संविधान की धारा 279A के तहत दी गई विशेष श्रेणी में नहीं आता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, या जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छत्तीसगढ़ स्पेशल राज्य की कैटेगरी में नहीं आता है, बाकी तीनों राज्य विशेष राज्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन प्रेसिडेंट एक्सेंट वाज ऑब्टेन्ड फॉर CGST के लिए राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त हुई थी? 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017, या फिर 12 अप्रैल 2017। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राष्ट्रपति से अनुमति 12 अप्रैल 2017 को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, GST हैज़ रिप्लेस्ड द फॉलोइंग लॉज, GST ने निम्नलिखित कानून का स्थान ले लिया है? कस्टम, वैट, सेंट्रल एक्साइज यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, या एवं B एंड C।
तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बी और सी, वैट और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अब समाप्त हो गया है, ये दोनों जीएसटी में समाहित हो गया है। कस्टम अभी जीएसटी में समाहित पूरी तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगला प्रश्न है, इन आई जीएसटी आई स्टैंड फॉर। आई जीएसटी में आई का मतलब क्या है? तो आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री, या नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी इज अ विच बेस्ड टैक्स। जीएसटी एक डैश आधारित कर है, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, टेरिटरी, या नन ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम देख चुके हैं, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड सप्लाई मेड बाई सेज यूनिट इन इंडिया टू सेज यूनिट इन इंडिया, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। जीरो रेटेड आपूर्ति में की गई आपूर्ति में शामिल हैं भारत में सेज इकाई द्वारा की गई आपूर्ति, भारत में सेज इकाई के लिए की गई आपूर्ति, दोनों ए और बी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों ए और बी। यदि भारत के किसी भी राज्य या स्थान से किसी सेज इकाई में कोई माल भेजा जाए तो वो भी जीरो रेटेड आपूर्ति होता है। किसी सेज इकाई से भारत के अन्य किसी स्थान पर माल की आपूर्ति की जाए तो वो भी जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इम्पोर्ट विल बी। जीएसटी के आने से आयात मोर एक्सपेंसिव, महंगा होगा, चीपर, सस्ता होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यदि वास्तव में देखा जाए तो आयात थोड़ा सा महंगा हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। हालांकि इस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुरानी कस्टम ड्यूटी जो थी वही कस्टम ड्यूटी मोटा मोटी अभी भी लगाई जा रही है। उसमें कुछ हिस्सा जीएसटी के रूप में चला जा रहा है और कुछ हिस्सा स्पेशल कस्टम ड्यूटी के रूप में चला जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी भी थोड़ा सा सही हो सकता है। ये एग्जामिनर ने किस नज़रिए से प्रश्न बनाया उस पर निर्भर है, लेकिन आमतौर पे माना जा सकता है इंपोर्ट महंगे हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट कमेटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल वाज हेडेड बाई। जीएसटी मॉडल डिजाइन करने वाली पहली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? विजय केलकर, असीम दास गुप्ता, डॉक्टर चिदम्बरम, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि पहली समिति की बात की है तो पहली समिति की अध्यक्षता असीम दास गुप्ता ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हालांकि विजय केलकर जीएसटी रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम किए हुए हैं, लेकिन पहली मीटिंग में ये नहीं थे। पहली समिति असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में बनी थी। अगला प्रश्न है, द फॉर्म ऑफ रिटर्न विच इज यूज्ड बाय द कंपाउंडिंग टैक्सेबल पर्सन टू द फाइल देयर रिटर्न क्वार्टरली इज। रिटर्न का वह प्रारूप जिसका उपयोग कंपाउंडिंग कर योग्य व्यक्ति द्वारा त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे, जीएसटी रिटर्न 4, ठीक है ना, GSTR-4 का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष करों की विशेषता नहीं है? रिग्रेसिव यानी प्रतिगामी, सप्लाई बेस्ड टैक्स यानी आपूर्ति आधारित कर, रेट ऑफ टैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कर की दर का होना, या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इनडायरेक्ट टैक्स सभी व्यक्तियों के लिए कर की दर एक समान होती है। रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये इनडायरेक्ट टैक्स की विशेषता नहीं है, बाकी दोनों उसकी विशेषताओं में आता है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन अंडर सिंगल विंडो प्रोजेक्ट हैज़ बीन कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम। सिंगल विंडो परियोजना के तहत एकीकृत घोषणा कब लागू किया गया? 1/4/2016, 1/7/2016, 1/8/2016, या 1/10/2016। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1/4/2016 को यह लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिस्टर ए बुकड राजधानी ट्रेन टिकट विच इंक्लूडेड मील इट इज। मिस्टर ए ने राजधानी ट्रेन का एक टिकट बुक किया जिसमें भोजन भी शामिल था, यह क्या कहलाएगा? कंपोजिट सप्लाई यानी कंपोजिट आपूर्ति, मिक्स्ड सप्लाई यानी मिश्रित आपूर्ति,
नॉट एट ऑल सप्लाई, आपूर्ति बिल्कुल नहीं, या ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, ट्रेन में खाना एक सामान्य नेचुरल बंडल है कि व्यक्ति यात्रा करेगा, भूख लगेगी तो खाएगा ही, तो इसे कंपोजिट आपूर्ति के रूप में जाना जाएगा। मिक्स डिश सप्लाई में क्या होता है कि दो ऐसी चीज़ें जो बहुत इंटर रिलेटेड नहीं हैं उनको आपस में जोड़कर सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन यदि दोनों संबंधित चीज़ों को एक साथ सप्लाई की जाती है तो वो कंपोजिट होती है, और संबंधित चीज़ों की आपूर्ति की जाती है मिलाकर तो वो मिक्स डिश सप्लाई में आती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। निम्नलिखित में कौन सी कृषि गतिविधि को जीएसटी से छूट दी गई है? कल्टीवेशन यानी खेती, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर यानी कृषि श्रम की आपूर्ति, रेंटिंग द एग्रो मशीनरी यानी कृषि मशीनरी किराए पर चलाना, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही चीज़ें जीएसटी के दायरे के बाहर हैं, जीएसटी इनके ऊपर नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, अंडर जीएसटी इंटरेस्ट इज लायबल टू बी पेड ऑन डिलेड पेमेंट टैक्स। जीएसटी के तहत विलंबित भुगतान पर देय ब्याज की दर क्या होती है? तो ये 18% पर एनम यानी 18% प्रतिवर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी कंपनसेशन सेस विल बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है तंबाकू पर, पान मसाला पर, मोटर गाड़ी पर, या उपर्युक्त सभी पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा कि इन तीनों पे ही जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। अगला प्रश्न है, गुड्स विच आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज। ऐसी वस्तु जो भौतिक मात्रा से सभी प्रकार से समान हो कहलाती है। सिमिलर गुड समान वस्तु, आइडेंटिकल गुड अलाइक गुड यानी एक जैसी वस्तु, या इंडिस्टिंग्विशेबल गुड्स यानी अविवेच्य वस्तु। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक जैसी मात्रा और डिजाइन की जो वस्तुएं होती हैं वो आइडेंटिकल गुड्स कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, इन जीएसटी रिजाइम फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग आई जीएसटी फॉर ऑल द इम्पोर्ट्स ड्यूटी शैल बी लेविड एट द रेट। जीएसटी शासन में सभी आयात शुल्क के लिए आई जीएसटी की दर लगाई जाती है 25%, 18%, 15% या 10%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18% ज़्यादातर चीज़ों पे ये लग रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेल अप्लाई। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होता है वनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस, केवल सेवा के संबंध में, वनली इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, केवल वस्तुओं के संबंध में, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ, वस्तु और सेवाओं दोनों के संबंध में, या नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि वस्तु और सेवाओं दोनों के संबंध में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है? स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन ऑफ द एबव। ये तीनों चीज़ों पे जीएसटी लगता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाई आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। यात्रियों के परिवहन में किसको जीएसटी से छूट दिया गया है? एसी स्टेज कैरेज यानी वातानुकूलित स्टेज कैरेज, रेडियो टैक्सी, एयर टर्मिनेटिंग इन नागालैंड एयरपोर्ट यानी नागालैंड हवाई अड्डे पर हवाई यात्रा का समापन, या ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि आप नागालैंड जाते हैं और वहाँ पे अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं तो उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी से छूट दी गई है। अगला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, आपूर्ति के मूल्य में शामिल है नॉन जीएसटी टैक्स यानी गैर जीएसटी कर, सही है, इंटरेस्ट यानी ब्याज, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में नॉन जीएसटी टैक्स भी शामिल किया जाता है और इंटरेस्ट भी शामिल होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी अधिनियम के तहत सीजीएसटी की अधिकतम दर क्या है? 14%, 28%, 24% या 40%। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब तो है 20%। सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी की अधिकतम दर
20% हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी 28% का रेट टोटल जीएसटी का लग रहा है। तो CGST 50% होता है, यानी 14% हुआ। अभी 14% मैक्सिमम रेट प्रैक्टिकली लग रहा है। तो यहाँ पे 20% का यदि ऑप्शन देता तो आप उसे सही मानते। 20% का ऑप्शन नहीं दिया है तो आप 14% पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम रेट ऑफ IGST। IGST की अधिकतम दर क्या है? तो IGST की अधिकतम दर 40% निर्धारित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, द GST रेट फॉर वेयर हाउस रिलेटेड सर्विसेज। भंडारण सेवाओं से संबंधित GST दर है 10%, 12%, 18% या 28%। तो भंडारण सेवाओं पे 18% GST लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो बाकी दोनों वीडियो GST के आप फर्स्ट पेपर के देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और सेकंड पेपर के लिए भी वीडियोज अवेलेबल हैं। आप उन सभी का लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।